Hello everyone, welcome to Chemistry Tactics. We have already completed solid state chapter, but उसका एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए थे, पर एक टॉपिक है जो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है और वो है बैंड थ्योरी. ठीक है, तो बैंड थ्योरी से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो हमने डिस्कस नहीं किए थे. उससे पहले हमें कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं बैंड थ्योरी से रिलेटेड. ठीक है, तो आज हम पूरी क्लास में बैंड थ्योरी के बारे में ही बात करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि बैंड थ्योरी है क्या चीज़. देखो, सॉलिड स्टेट है हमारी, सॉलिड पार्टिकल्स हो या कोई भी तरह का पार्टिकल हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं. ठीक है, तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, ये बताती है बैंड थ्योरी. ठीक है, तो बैंड थ्योरी के अगर हम पॉइंट को लिखें कि ये है क्या चीज़, तो इसमें हम सबसे पहले यही लिख सकते हैं कि इट एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन in solids. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट है वो सॉलिड में कहाँ पे है, वो एक्सप्लेन करती है बैंड थ्योरी. अब देखो, हमारे ना इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं. ठीक है, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो या कोई और मटेरियल हो, किसी भी तरह का, तो इलेक्ट्रॉन्स का लेवल्स डिसाइड होता है. हमारी ग्राउंड स्टेट होती है और फिर हमारी एक्साइटेड स्टेट्स आती हैं. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से चलती रहती हैं फिर. ठीक है, तो ये हमारी होती है. अब मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे उसको एनर्जी मिलेगी वो यहाँ पर चले जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो मूव नहीं करते, देखो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है सिर्फ. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करते हैं. हमें ये लगता है कि एनर्जी लेवल कम है ग्राउंड स्टेट से, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, बट ये गलत होता है. इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि वो ऊपर चला गया. ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता है, उसकी सिर्फ एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करता है, यहाँ पर करता है, यहाँ पर करता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना. भले ही वर्डिंग में ध्यान मत देना कि वर्ड क्या बोला जा रहा है, जंप वाला बोला जा रहा है अगर कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर, ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह है, बट उसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, दूसरे लेवल्स में जा रही है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट थी, फिर हमारी जो एनर्जी हुई वो ज़्यादा हुई, फिर एनर्जी और ज़्यादा और ज़्यादा. इस तरीके से इन लेवल्स में जो होती है अलग अलग तरह की एनर्जीज़ होती हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को बढ़ाता है. ठीक है, अब हम लिखते हैं एनर्जी बैंड्स. ये जो लेवल्स हैं, बस बैंड थ्योरी में इन लेवल्स को बैंड्स बोल दिया गया है. एनर्जी बैंड्स होते ही एनर्जी लेवल्स ही हैं, उन्हीं को एनर्जी बैंड्स बोला है. तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, इनको हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो होता है हमारा वैलेंस बैंड, फर्स्ट वन इज वैलेंस बैंड, सेकंड इज कंडक्शन बैंड, and the third one is forbidden band. ठीक है, ये 3 तरह के जो बैंड होते हैं ये देखने को मिलते हैं हमें सॉलिड्स में. ठीक है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फोरबिडन बैंड. अब हम ना इनको तीनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है. देखो, फोरबिडन गैप तो इन दोनों के बीच का गैप है. ठीक है, तो इसको तो आप सबसे पहले लिख लो, द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड. वैलेंस एंड conduction band. The gap between valence and conduction band is called forbidden band.
ठीक है। जितनी एनर्जी का जो गैप होता है, द गैप, एनर्जी गैप कह सकते हो आप इसको ना, यहाँ पे ये लिख लो एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, जो दोनों इन बैंड्स के बीच में गैप होता है एनर्जी का, वो होता है हमारा फोरबिडन बैंड, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड, सबसे पहले तो इट इज़ प्रेजेंट बिलो कंडक्शन बैंड, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द कंडक्शन बैंड, सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, उसके नीचे होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, बीच में होता है फोरबिडन बैंड। इसको अभी एक डायग्राम से समझेंगे, फिलहाल तो इसमें जो लिखना है ये चीज़ें लिख लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में लिख सकते हो इट इज़ प्रेजेंट अबोव द वैलेंस बैंड, it is present above the valence band, ठीक है। ये तो तीनों की एक डायरेक्टली डेफिनेशन हो गई कि कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड हमारा होता है कंडक्शन बैंड के नीचे, सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, फिर हमारा बीच में फोरबिडन बैंड होता है और फिर हमारा वैलेंस बैंड होता है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ओके, इन तीनों की एक एक डेफिनेशन तो हमने प्रेजेंस के बेस पे कर दी। अब बात करते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे, तो इसको लिखो आप यहाँ पर, वैलेंस बैंड में लिखो, देखो यहाँ पर ना, इसका यहाँ पे है वैलेंस बैंड, तो ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट मान लो। अब हम लिखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये इसी का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसका ये वाला हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो लाइन से, ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करके, या फिर डायरेक्टली पहले वैलेंस बैंड के बारे में लिख दो, फिर कंडक्शन बैंड, फिर फोरबिडन बैंड, ठीक है। तो ये हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स, electron of this band electron of this band is loosely bound to the nucleus, loosely bound to the nucleus। देखो इस चीज़ को समझते हैं पहले, तो क्या कह रही हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बैंड इज लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। हमारा एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके ऊपर ये हमारी शेल्स होती हैं, ठीक है। जो लास्ट शेल होती है हमारी, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो है हमारी वैलेंस शेल, ठीक है। ये होता है, बहुत बेसिक चीज़ है, वैलेंस शेल होती है हमारी, आउटर मोस्ट शेल जो होती है, इसी के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो हमारा वैलेंस बैंड है ना, ये यही वाला बैंड है, ठीक है। इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे प्रेजेंट, उसी को हम बोल रहे हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। और क्योंकि इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है न्यूक्लियस से, इन वालों की कंपैरिजन में देखो इसकी ज़्यादा है ना डिस्टेंस, ये थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से, दैट मीन्स यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम लगने वाली है, ठीक है। तो जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाली है अब यहाँ पर, वो कम होने वाली है, क्योंकि ये इससे क्लोजली बाउंड नहीं है, इससे बहुत लूजली बाउंड है, दूर है ये इससे, न्यूक्लियस से,
ठीक है। तो इसलिए यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। और ये हमारा वैलेंस बैंड है, जो हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बात करो कंडक्शन बैंड की। तो ये तो हमने बता दिया था कि वैलेंस बैंड के ऊपर होता है ये। अब इसमें क्या होते हैं, ये लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसको, इस वाले का सेकंड पॉइंट अब लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वैलेंस की जगह आ जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इसका ये सेकंड पार्ट है। अब क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये लिख लो, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। तो जो एनर्जी लेवल्स फ्री इलेक्ट्रॉन के हैं वो कहलाते हैं हमारे कंडक्शन बैंड, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, these free electrons are responsible to conduct electricity। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते ही हैं हर चीज़ में, हर मटेरियल में, लेकिन कुछ कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ नहीं करते हैं। तो क्या रीज़न है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो ही कंडक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना हमारे वैलेंस शेल के, जो ये हमारी शेल थी, ये हमारे कहा हमने कि लूजली बाउंड थे, ठीक है, ये लूजली बाउंड थे। अब ना कुछ एनर्जी एक्सटर्नल जब हम प्रोवाइड कराते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो ये एटम है पूरा, यहाँ से ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो उस एटम से सेपरेट हो जाते हैं एक्सटर्नल एनर्जी की हेल्प से, ठीक है। तो वो ना अब इस शेल के अंदर ही नहीं रहते, वो इस वैलेंस शेल में प्रेजेंट नहीं रहते, अब वो बाहर रहते हैं, ठीक है। वो अब इस चीज़ के अराउंड रहने लगते हैं, वो इस शेल के अंदर नहीं रहते, ठीक है। और उसी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये शेल में प्रॉपर रोटेट ना करने के अलावा क्या काम करते हैं, फ्री हो जाते हैं। ये रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी जो है कंडक्शन होती है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स हम लेकर आते हैं, किसी भी सोर्स से कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम लेकर आते हैं, तो उससे होता क्या है, हमारे जो एटम्स हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एटम्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट आउट कर देता है, ठीक है, अलग हटा देता है, ब्रेक कर देता है एक तरीके से। तो वहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सिस्टम, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि कुछ कंडक्शन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं मटेरियल, ठीक है। ये हुआ, ओके, आगे समझ में। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए, जो हमारे प्रॉपर शेल में हैं, लूजली बाउंड हैं, बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी कोई बाउंडेशन नहीं है न्यूक्लियस के साथ। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। वैलेंस शेल पे थोड़ी बहुत बाउंडेशन है, कि वो थोड़ी बहुत तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की उसके पास, वो थोड़े से शेल में प्रेजेंट हैं, लूजली बाउंड हैं बट बाउंड हैं। बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नॉट बाउंडेड, ओके, उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वो बिल्कुल अलग होते हैं, फ्री। इसीलिए उनका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो जहाँ चाहे जहाँ मर्जी वो जा सकते हैं, ठीक है। उनका मन है, वो फ्री हैं, कहीं भी जाएं। लेकिन वैलेंस शेल पे थोड़ा सा प्रेशर है किसी बड़े का कि भाई नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है, हल्का ही है लेकिन है,
ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके अब होता क्या है, देखो कंडक्शन बैंड हमारा जो होता है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं, जब बाहर से कोई एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी आती है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो ये वैलेंस वाले ही हुए हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन ये फ्री हो गए, अब बाउंड नहीं है। तो एक तरीके से जो हमारी एक्सटर्नल एनर्जी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होती हैं और वो हमारे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एनर्जी की वजह से ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिसमें ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसमें कंडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें ईजिली नहीं होंगे उसमें नहीं होगा। इसको अभी हम एक डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। पहले आप इसको लिखो। चल अब करते हैं इसमें एक डायग्राम से, इसको अच्छे से समझते हैं। एक तरफ तो एनर्जी का ग्राफ है, दूसरी तरफ टेम्परेचर। ठीक है, कोई दो एक्सिस है हमारी, एक एनर्जी है और एक टेम्परेचर। ये जो लाइन अभी ड्रॉ की गई है ये होता है हमारा फर्मी लेवल, इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। ये जो इस तरफ है ऐसे, ये है हमारा वैलेंस बैंड, और जो इस साइड है ये है हमारा कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये तो हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है, VB से रिप्रेजेंट कर दें इसको, और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। यही कहा जा रहा था ना कि जो कंडक्शन बैंड होता है हमारा वो ऊपर होता है, वैलेंस बैंड नीचे होता है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी लेवल ही है, एनर्जी लेवल दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो EV और EC, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड EC, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय EV। ठीक है, ऐसे इसकी भी ये EC होगी, ये EV होगी, ये वाला कंडक्शन बैंड है, इसमें ये वैलेंस बैंड है। अब ये तीनों जो हैं अलग अलग बनाए गए हैं। अब ये तीन अलग क्यों बनाए हैं, देखो एक तो बीच का लेवल है फर्मी लेवल, इसमें तो बीच में जा रही है सारी हमारी जो है
एनर्जी बिल्कुल बीच वाली जो एनर्जी है वो फर्मी लेवल है। इसके ऊपर जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड होते हैं, इसके जो नीचे होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड होते हैं। ठीक है, इनकी जो जो एनर्जीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं हमें, वो इनकी एनर्जीज़ हो गई। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग क्या हैं, ये क्यों बनाए गए हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जिसमें दोनों अटैच हैं एक दूसरे से बिल्कुल, जहाँ पर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होंगे, वो तो कहलाते हैं हमारे क्या, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। ठीक है, जो हमारे बिल्कुल ये पास में क्लोजली हैं उनको तो हम बोलेंगे कंडक्टर। ओके, और जिसमें थोड़ा सा गैप है, हल्का है बट है, ठीक है, थोड़ा कम गैप है लेकिन है, इसको चाहे तो और पास बना सकते हो। इसको थोड़ा और पास बनाया जा सकता है। ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, और जिसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है ये हमारे होते हैं क्या, इंसुलेटर। ठीक है, तो ये जो बीच का गैप था हमारा, ये क्या कहला रहा था, ये तो फर्मी लेवल हो गया बीच में। ये जो गैप है बीच का, ये वाला गैप कौन सा गैप है, जिसकी हमने बात की थी फोरबिडन बैंड वाले की। ये इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ये होता है हमारा फोरबिडन बैंड। जैसे कि ये है, यहाँ पे फोरबिडन बैंड बहुत कम है, यहाँ पर जो है फोरबिडन बैंड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर तो बिल्कुल बीच में कुछ है ही नहीं है, तो आपस में मिले हुए हैं। तो जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होता रहेगा उतना ही ज़्यादा वो इंसुलेशन हो जाएगी, जितना पास आएंगे उतना ही कंडक्शन होगा। देखो कंडक्शन होने का क्या रीज़न था, सबसे पहले वो समझते हैं। कंडक्टर कौन होते हैं, जिनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्शन बैंड में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए। ठीक है, कब होंगे कंडक्ट, जब हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, अलग कर देंगे वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अगर हमारा गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो वो हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कैसे जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे ना। तो अगर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं जा पाएंगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो है गैप बहुत ज़्यादा है, तो वैलेंस बैंड से चाहे आप कितना भी सोर्स लगा लो, कितना भी टेम्परेचर राइज कर लो, कितना भी कोई एनर्जी यूज़ कर लो, यहाँ से यहाँ जाना इम्पॉसिबल है, नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो यहाँ कंडक्शन तो होगा ही नहीं, इसीलिए इनको हमने इंसुलेटर बोला है। और इंसुलेटर में होता भी ऐसा ही है, नहीं होती ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, जैसे कि हमारी वुड होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वुड होती है एंड हमारी रबर होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होती, उसमें नहीं होती वो। जैसे उसको लकड़ी होती है, तो अगर आप एक रोड ले लो, वुड की एक रोड ले लो, उसको एक तरफ से गर्म करो, ठीक है, तो पीछे तक उसकी नहीं आती, उसमें टेम्परेचर नहीं मूव करता है क्योंकि उसमें कंडक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा इंसुलेशन, तो इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या है, एनर्जी गैप थोड़ा कम है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि भाई वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे ही जाएं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि कुछ जा सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर तो हैं लेकिन सेमी है, इतने ज़्यादा नहीं है बट सेमी कंडक्टर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये हमारे सबसे पहले रिसर्च में आए हुए सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, अब आते हैं कंडक्टर पे। कंडक्टर जिसमें कि प्रॉपर हो रहा है सब कुछ, यहाँ पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर रहे हैं, कितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा सकते हैं इजीली, क्योंकि बिल्कुल गैप ही नहीं है बीच में, तो जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब आप एक मतलब आपके एक जो रूफ होती है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाने के लिए क्या होता है, बीच में स्टेयर होती है, अगर वो स्टेयर ना हो तो कैसे जा पाओगे। ठीक है, और एक पे जाना आसान होता है या 10 पे चढ़ना आसान होता है, ये बताओ।
क्या आप मूव कर सकते हो? अब ये लिफ्ट इसीलिए तो लगाई जाती है ना। आप क्या 10 स्टेयर चढ़ के ऊपर जा सकते हो? बहुत मुश्किल है, बहुत धीरे धीरे जाओगे, मुश्किल से जा पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक स्टेयर है तो ईजिली जा पाओगे। तो जब देख रहे हो कि गैप जब बहुत ज़्यादा है तो नहीं जा पा रहे हो, लेकिन गैप कम है तो जा पा रहे हो, ठीक है। और अगर वहीं के वहीं रूम है, आपको मान लो बराबर वाली रूम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ईजिली जा पाओगे, राइट। तो ये चीज़ होती है आपकी। इसको लाइवली देख लो, आप अपना इमेजिन करके सोचो कि आपको बराबर वाले रूम में जाना है तो आप कितना इजीली चले जाओगे। पर एक स्टेयर क्रॉस करके ऊपर जाना है अगर आपको, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चले जाओगे। 10-15 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाएँ तो सोच कर भी देखो, हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है रीज़न। अब यहाँ पर कंडक्शन का रीज़न यही है कि इनमें गैप बहुत कम है, तो ये ईजिली कंडक्शन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारी आयरन होती है, लोहा है। अब एक आयरन की रोड ले लो, उसको आप एक तरफ से गर्म करना स्टार्ट कर दो, तो गर्म करते करते क्या होगा, वो जो उसकी टेम्परेचर है वो पीछे तक राइज हो जाएगा। तो आपने अगर उसका एक तरफ का जो पार्ट है अगर वो गर्म किया है, तो दूसरा पार्ट उसका थोड़ी देर में अपने आप गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंडक्शन हुई है। वहाँ से जो एनर्जी है वो आ रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है रोड का, ठीक है, क्योंकि उसमें कंडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है आपका। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं। ये हमारे फॉरबिडन गैप से रिलेटेड होते हैं। तो फॉरबिडन गैप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ना जो ये एनर्जी होती है, फर्मी लेवल की एनर्जी को हम बोलते हैं ये EF, ठीक है। यहाँ पे फर्मी लेवल है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी EF, ठीक है। इसका ना एक फॉर्मूला होता है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं। और ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट होता है, कई तरह के क्वेश्चन सोल्व करता है ये। जो फर्मी लेवल की एनर्जी होती है ना, वो वैलेंस जो एनर्जी है, वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है, प्लस जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, उसका सम है, डिवाइड बाय 2 प्लस KBT। KB यहाँ पर क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। KBT बाय 2 ln ln ऑफ और कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ये फॉर्मूला होता है आपके फर्मी एनर्जी का। कई सारे क्वेश्चन सोल्व करेगा ये, ध्यान से लिखना है इसको, इम्पोर्टेंट बना के बिल्कुल। अगर लिखने की ज़रूरत है तो लिख लो, वेयर KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है इसकी? याद रखनी होती है ये वैल्यूज़। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। T है टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, T तो टेम्परेचर है ही। EV आपको पता है वैलेंस बैंड की एनर्जी है। NV होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। अब ना बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है, ये अगर नोट कर लिया है तो इसको
हटा दूँ यहाँ से। इसको ना अपनी कुछ भी करके नोट बना के लिख लो या कुछ भी इम्पोर्टेंट बात करके लिख लो। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे ना, टेम्परेचर या लिखो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फर्मी लेवल डिक्रीजेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फर्मी लेवल डिक्रीज़ होगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर जाता जाएगा ना, तो ये जो फर्मी लेवल है ये नीचे आता जाएगा। और फर्मी लेवल नीचे आने का मतलब है कि जो एक कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, फर्मी एनर्जी कम होने का मतलब है, फर्मी लेवल कम होने का मतलब है कि ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है ये कम हो जाएगा, यानी कि गैप जो है ये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये जो लेवल है या जो फर्मी गैप है ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और डिक्रीज़ होने का मतलब है कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के पास आ रहा है। ठीक है, पास आने का मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अब फ्रीली मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। तो कंडक्शन जो है बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कंडक्शन बढ़ती है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फर्मी लेवल डिक्रीजेस एंड, इसी में कंटिन्यू कर सकते हो, एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस। इम्पॉर्टेंट बात है बहुत, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है बहुत, और ये वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला डायग्राम एक बार अगर समझ आ जाए तो इसमें और कुछ भी नहीं है। जो अब तक बताया गया है ना आपको, ये सब इसके अंदर है। आपको और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला याद करो, ये नोट याद करो, और इस चीज़ को याद रखो बस, कि कंडक्शन बैंड ऊपर होता है या वैलेंस बैंड ऊपर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, तो अब यहाँ से ये तो चीज़ हो गई है कंप्लीट। अब ना हमें सेमीकंडक्टर्स को पढ़ना है। जो हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़े उनको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सबसे पहले रिसर्च में वही दोनों रिसर्च हुए थे। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर in which Fermi levels are less। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दूसरे होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट इंट्रिंसिक, सेकंड एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक वाले होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर और अनडोप्ड। अब एक डोपिंग वर्ड आएगा यहाँ पर, डोपिंग सुना भी होगा पहले, प्रीवियस क्लासेस में आप सुनते हो कि डोपिंग क्या होता है, हमारा इम्प्योरिटीज़ ऐड करना। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ ऐड करके हम उसकी कंडक्टेंस को बढ़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डोपिंग करना। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ से। तो अगर हमारा कोई ऐसा सेमीकंडक्टर है जो प्योर है, मतलब प्योर है, अनडोप्ड है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं और फ्री फ्रॉम अदर एलिमेंट्स और impurities,
तो वो कहलाता है हमारा इंट्रिंसिक, ठीक है, प्योर और अनडोप्ड और फ्री फ्रॉम अदर एलिमेंट्स और इम्प्योरिटीज़। एक्सट्रिंसिक में क्या हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ये क्या होता है, इम्प्योर और डोप्ड। ठीक है, इम्प्योर और डोप्ड। यहाँ पे एक वर्ड आता है डोपिंग, ये डोप्ड और अनडोप्ड क्या मतलब होता है, डोपिंग बाय एडिंग, डोपिंग इज द क्या होती है डोपिंग, बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज, बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज conductivity of an element can be improved, conductivity of semiconductors, बात सेमीकंडक्टर की हो रही है ना, conductivity of semiconductors can be improved, this is called doping। ये प्रोसेस जो होता है ना, by adding some impurities conductivity of semiconductors can be improved, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, एक प्योर फॉर्म और एक इम्प्योर फॉर्म, डोप वाली फॉर्म। ठीक है, इन दोनों से हम वो करते हैं। अब यहाँ पर ना इंट्रिंसिक तो चलो प्योर हो ही गए, जो हैं प्योर वो तो हैं ही आपके, लेकिन हमारे जो एक्सट्रिंसिक होते हैं ना, हमें उनको डिटेल में पढ़ना है, और वो हमारे दो तरह के होते हैं। ये भी हमारे जो हैं एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एन टाइप और एक होते हैं पी टाइप। पढ़े भी होंगे आपने बहुत पहले, इसको हम कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। अब ये क्या होते हैं दो तरह के, इनको देखते हैं। इनमें ना बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि एन टाइप में कौन सी वाली ऐड कर रहे हैं हम, पी टाइप में कौन से वाली ऐड कर रहे हैं। तो अब हम ना यहाँ पर एक्सट्रिंसिक वालों की टाइप पढ़ रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के टाइप पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले है एन टाइप और फिर है पी टाइप। ठीक है, बात यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की हो रही है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते कहाँ पर ही हैं, ये जो कार्बन होता है उसी की फैमिली के तो होते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, तो ये कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे 14th ग्रुप के। ठीक है, ये हमारे 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं सारे। ठीक है, तो जब हम 14th ग्रुप के एलिमेंट में उनको डोप कर देते हैं 15 ग्रुप के एलिमेंट से, इसको थोड़ा बीच में बनाना पड़ेगा, फोर्टीन्थ ग्रुप एलिमेंट, इसमें हम कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन को हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम में कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, तो होता है ये कार्बन फैमिली से ही। तो 14 ग्रुप एलिमेंट में जब हम 15th ग्रुप के एलिमेंट्स मिला देते हैं, जैसे कि ये वाले 15th एलिमेंट का कोई भी पार्ट अगर हम मिला दें, ये होता है ना, जैसे इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि ये इसके बात हो रही है, बात सिर्फ इन दोनों की हो रही है। ये तो पूरा हमने एक ग्रुप बना दिया, इस वजह से हमने इसको लिख दिया, बाकी ग्रुप इनकी बात हो रही है। तो जो 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, जब हम इनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में 15th ग्रुप के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, यानी कि किसी अदर एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया, तो एक तरीके से हमने क्या किया, उसमें डोपिंग कर दी ना, कि हमने कोई और एलिमेंट उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ जब 15th एलिमेंट को ऐड कर दें, कोई भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sp, Pi, इनमें से कुछ भी अगर हम ऐड कर देते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में,
तो वो बन जाता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये होता है। तो इसको अगर आपको डेफिनेशन पूरी लिखनी है तो वो लिख लो। व्हेन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम या फिर 14 ग्रुप एलिमेंट, व्हेन 14 ग्रुप एलिमेंट, व्हेन 14th ग्रुप एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लो सिलिकॉन जर्मेनियम, आर डॉप्ड विद, डॉपिंग मतलब एडिंग ही है, आर डॉप्ड विद 15th ग्रुप एलिमेंट, आर डॉप्ड विद 15th ग्रुप एलिमेंट लाइक phosphorus, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक। इनके सामने वाले ऐड करेंगे ना, बिल्कुल जो सामने हैं इनके वो वाले ऐड करेंगे। फॉस्फोरस आर्सेनिक को अगर हम ऐड कर दें 15 ग्रुप एलिमेंट्स, फॉस्फोरस आर्सेनिक, when 14 group elements are doped with 15 group elements, ठीक है। ये तो फर्स्ट लाइन हो गई कि व्हेन 14 ग्रुप एलिमेंट्स आर डोप्ड विद 15 ग्रुप एलिमेंट्स, तो वो बन जाता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें ना दूसरी लाइन लिखो, देखो 4 है इसमें, 14 ग्रुप एलिमेंट्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 4, 15 ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 5, तो इसमें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो जब 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जो हमारे 5 में से जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जो हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, बचेगा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा। ठीक है, यानी कि जो हमारे 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं 5, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के जो हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो बना लेंगे, जैसे ये 5 हैं, ये 4 हैं, ठीक है, इनके साथ तो इसने बना लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है फ्री हो गया, ये अलग है। अब ये जो क्या करेगा, फॉस्फोरस का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास 5th इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। द 5th इलेक्ट्रॉन, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, द 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड डीलोकलाइज्ड। ये क्या करेगा, हमारा डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि एक पैटर्न के साथ फॉलो करके वो इधर उधर मूव करेगा, ठीक है। द 5th इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री या इज फ्री एंड डीलोकलाइज्ड। दिस, ये वाला जो है, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is responsible for, this extra electron is responsible for conductivity, responsible for conductivity of, किसकी कंडक्टिविटी, ऑफ जो भी हमने बनाया डॉप्ड सिलिकॉन एंड सिलिकॉन और जर्मेनियम। दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ डॉप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तो बात हुई पूरी कहानी एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा 14 ग्रुप एलिमेंट्स, जब हमारे ज़्यादा वाले से
तो देखो जब भी बात हो रही होती है ना एन टाइप की, तो हमें इसमें याद नहीं होता कि हम कैसे याद करें कि इसमें 14 ग्रुप में, बात तो 14 ग्रुप की होनी है, सिलिकॉन जर्मेनियम की बात हो रही है, तो ये तो आपको याद रहेगा 14 ग्रुप। अब एन और पी में कैसे डिफरेंस करोगे वो आपको देखना है। तो देखो जब भी आप एन से पी की तरफ जाओगे, एन ओ पी क्यू आर इस तरीके से अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो एन के बाद आता है ना पी, तो हमें आगे की तरफ जाना पड़ रहा है ना। तो जब भी एन की बात हो रही होगी ना एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो हमें आगे बढ़ना है। ये इसकी ट्रिक याद रखो, ठीक है। ये आपकी यहाँ टेक्टिक लग रही है इसकी एक, कि आपको कैसे, तो यहाँ पे ये टेक्टिक लगेगी कि जैसे हमारा अल्फ़ाबेट में एन से पी की तरफ जाना होता है, हमें पहले एन आता है फिर पी आता है, तो एन से पी की तरफ जाना है, तो ये एरो याद रखो। अगर हमारा एन के पास एक एरो लग रहा है, एन से पी जा रहे हैं, इससे ये याद रखो कि भाई हमारा जो है 14 से 15 जाना है, हमें आगे की तरफ मूव करना है। तो हमें जो 14 ग्रुप है सिलिकॉन जर्मेनियम, उसमें हमें उससे आगे वाली इम्प्योरिटी ऐड करनी है, आगे वाला एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी इसको याद रखने की, ठीक है। और वाइस वर्सा तो याद ही रहेगा कि पी वाले के लिए आपको अपोजिट करना है। तो अब पी वाले को पढ़ लेते हैं क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इस वाले को। अब 15 ग्रुप हटा देते हैं, अब इससे पहले वालों की बात कर लेते हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम में ना 13 ग्रुप एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा, उससे पीछे वाले ग्रुप से जो एलिमेंट्स होंगे। और कार्बन से पहले कौन आता है, बोरोन। BAlGaInTl, गैलियम भी होता है ना। ये होता है, ठीक है। तो जब हम एल्यूमिनियम और गैलियम को ऐड करेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, व्हेन 14 ग्रुप एलिमेंट। अब जब हमारा 14 ग्रुप एलिमेंट जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम आर डॉप्ड विद एल्यूमिनियम और गैलियम, या इसको कह लो 13 ग्रुप एलिमेंट्स आर डॉप्ड विद 13 ग्रुप एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखो एल्यूमिनियम और गैलियम, इनमें से कोई भी अगर हो जाए एल्यूमिनियम और गैलियम, तब वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने देख लिया कि 14 ग्रुप एलिमेंट्स को जब हम डॉप करते हैं उससे कम वाले ग्रुप से, 13 ग्रुप एलिमेंट से, यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम को जब हम डॉप करेंगे एल्यूमिनियम एंड गैलियम के साथ में, तो हमारा वो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये ट्रिक तो आपको याद है ही। तो एन टाइप में और पी टाइप में वाइस वर्सा है। एन टाइप में याद रख लेना बस कि जो नेक्स्ट चलने वाला है आपका आगे, एन से आगे पी आना है, तो यानी कि इसको आगे बढ़ाना है, तो यानी 14 ग्रुप से नेक्स्ट वाला लेना है और इसमें बैक वाला लेना है पी टाइप में, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है हमारा, पहले वाले में तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 ने बॉन्ड बना लिए थे, एक एक्स्ट्रा रह गया था जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही थी। अब इसमें क्या होने वाला है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो देखो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फिलहाल, यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम और गैलियम
या कोई भी इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं उसको, या टोटल मान लो कि 13 ग्रुप एलिमेंट्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स मेक कोवेलेंट बॉन्ड with 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो हम ले रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो 3 तो बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम गैलियम के मेक कोवेलेंट बॉन्ड विथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बचा क्या है, एक बॉन्ड तो इनकम्प्लीट रह गया ना, तो यानी एक साइट अनऑक्यूपाइड रह गई। यहाँ पर 3 जो थे हमारे और यहाँ पर थे 4, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एल्यूमिनियम के लिए है, ये सिलिकॉन के लिए है, तो इसने तो बॉन्ड बना लिया 3 ने, ठीक है। अब एक तो अनऑक्यूपाइड रह गया ना, तो यहाँ पर आप लिखो कि वन बॉन्ड इज इनकम्प्लीट and remains unoccupied दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव होल, क्योंकि इसको नहीं मिला कोई इलेक्ट्रॉन इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होल। ये एक पॉजिटिव होल बन जाता है जो साइट ये अनऑक्यूपाई रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो होता है कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर दोनों में हम डिफरेंस देखें कि किसकी वजह से हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो 15 ग्रुप एलिमेंट में क्या रहा हमारा, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ने 5 के साथ बॉन्ड बना लिया था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा था जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया था। इसकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही थी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी हो रही है एंड पी टाइप में होल की वजह से हो रही है। जो ये होल क्रिएट हो गया है, देखो 3 तो बन चुके हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा रह चुका है ना, एक तो एक्स्ट्रा रह गया सिलिकॉन जर्मेनियम का, तो ये एक एक्स्ट्रा जो है वो साइट अनऑक्यूपाई रह गई है, उसको नहीं मिला है कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला, ठीक है। तो वो साइट अनऑक्यूपाइड रह गई है, इसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव होल, और इसी की वजह से कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर हम एक बार क्विक रिवीजन कर लें एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में डिफरेंस का, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमारे जो 14 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनको उनसे ज़्यादा वाले ग्रुप यानी 15 ग्रुप एलिमेंट से डॉप किया जाता है, ठीक है। और पी टाइप में क्या होता है, उससे कम वाले से यानी 14 ग्रुप एलिमेंट्स को 13 ग्रुप एलिमेंट से डॉप किया जाता है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी होती है, जो कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया था हमारा, ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया था, उसकी वजह से आती है। दूसरी चीज़ जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ गया था। पी टाइप में क्या हो रहा है, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया वो वाला हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉजिटिव होल क्रिएट करता है, ठीक है, वो अनऑक्यूपाइड रह जाता है, तो उस होल की वजह से वहाँ पर कंडक्टिविटी होती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसकी वजह से कंडक्टिविटी है एन टाइप में, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, पी टाइप में होल की वजह से, ठीक है। तो ये आपके एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर थे, इसमें ध्यान रखना क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको ज़रा आप हटा देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब कुछ डिफेक्ट्स के बारे में। जो हमारा क्रिस्टल एक सिस्टम बना है, अच्छा उससे पहले एक सुपर कंडक्टर भी है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जब नाम भी सुपर है दैट मीन्स वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होने वाला, वहाँ पर कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पर इजीली कंडक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, तो ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो उसको कराने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखो कि ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ओके, डिफेक्ट की बात करते हैं। हमने बनाया क्रिस्टल लैटिस, हम पूरे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल सिस्टम बना रहे हैं पूरा का पूरा, तो कोई छोटे से छोटा पार्टिकल भी है उसके अंदर वो एक सॉलिड जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में है, एक लैटिस फॉर्म कर रहा है, लैटिस पॉइंट्स हैं उनसे यूनिट सेल बन रही है, उसके बार बार रिपीटेशन से हमारा पूरा क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, ठीक है। लेकिन
क्या प्रॉपर हो सकता है? क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमारी जो एक यूनिट सेल इस तरह की है तो दूसरी भी ऐसी ही हो, सेम इतनी हो, लेंथ वाइज सब कुछ? थोड़ा सा डिफेक्ट तो हो सकता है ना, कुछ तो डिफेक्ट हो सकता है। कोई भी चीज़ है परफेक्ट तो नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत डिफेक्ट उसमें हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम हमारा इस तरीके से लैटिस पॉइंट बना रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही बने बिल्कुल प्रॉपर। उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे भी हो जाए वो, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा सिस्टम डिफेक्ट हो जाए और वो जैसे होना था, उसकी जो एज है वो जैसे होनी थी वो उससे थोड़ी सी स्लाइटली बेंट हो गई, ठीक है। थोड़ी सी वो हमारी जो है स्लेंटिंग हो गई है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि डिफेक्ट हो जाए। तो कोई किस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, अब हम उन्हीं को स्टडी करने वाले हैं। डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल, या इम्परफेक्शन भी कह सकते हैं, इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। देखो, दो तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें। लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में हमें दो तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट या फिर लाइन डिफेक्ट। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है उसको भी देख लेते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ना दो तरह के आते हैं हमारे, इसके अंदर हमारे दो तरह के आते हैं। एक तो होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में आते हैं हमारे, इसमें भी दो तरह के आते हैं। एक होता है हमारा एज डिफेक्ट, एक होता है स्क्रू डिफेक्ट। इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं लाइन डिफेक्ट, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसमें भी हमारे दो तरह के जो हैं, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। इसमें हमारे स्टोइकियोमेट्रिक वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर भी अब दो आते हैं। देखो, इसकी ना जो टाइप्स है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग से हो सकते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट के फिर दो, फिर स्टोइकियोमेट्रिक के भी दो, फिर उसके आगे भी दो। तो इस तरीके से ना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ना हमारे इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स में सबसे पहले आता है पॉइंट डिफेक्ट, फिर आता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के टू टाइप्स होते हैं, एज और स्क्रू डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर अब दो आते हैं। एक तो हमारा होता है वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी को ही हम बोल देते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल को हम बोल देते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। होते अलग हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, लेकिन इसी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के भी दो टाइप होते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एंड दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक में मेटल की एक्सिस हो जाती है, एक में डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है।
तो हमारे ना कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, वहाँ से हमारे कवर हो जाएंगे ये क्वेश्चंस कि क्या क्या आते हैं बाकी सबसे। फ़िलहाल हम थोड़ा सा ना शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसमें डेंसिटी का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, किस में डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, किस में नहीं होती है, वो चीज़ें ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में ना, तो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। शॉर्टकी डिफेक्ट या फिर वैकेंसी डिफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं वो करते हैं। दोनों में ना एक डिफरेंस होता है बस, और वो ये होता है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो हमारे आयनिक सॉलिड्स के लिए है। दिस इज़ फॉर आयनिक सॉलिड्स। और जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट होता है ये हमारे नॉन आयनिक के लिए होता है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये दोनों एक ही तरह के होते हैं। तो देखो वैकेंसी का नाम ही क्या आ रहा है, वैकेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट। इसमें हमें कुछ साइट्स ना वैकेंट्स दिखाई देंगी, सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट। पहली बात तो ये है वैकेंसी डिफेक्ट में। दूसरी बात है कि डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डिक्रीज इन डेंसिटी, शॉर्ट लिख रहे हैं हम बिल्कुल, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, कैसे होता है ये, देखो मान लो कि कोई एक क्रिस्टल सिस्टम है, पूरा का पूरा क्रिस्टल सिस्टम हमारा एक बना हुआ है। इस क्रिस्टल सिस्टम में इन्होंने कहा कुछ साइट्स वैकेंट होती हैं। तो अगर हम एक काम कर दें, हम यहाँ से मान लो ये हटा दें और इनको ऐसे ही छोड़ दें, मतलब वैकेंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ साइट्स वैकेंट हो जाएंगी ना तो उसको हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, और इन केस ऑफ नॉन आयनिक, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम आयनिक में देखें तो क्या होगा, आयनिक के केस में क्या होते हैं हमारे, आयन्स में क्या होते हैं हमारे, कटायन एंड अनायन, कटायन एंड अनायन होते हैं ना। तो जब, पहले तो ये लिख लो, ये किसकी बात हो रही है, वैकेंसी वाले की, नॉन आयनिक वाले की बात हो रही है। ये जो हमने पूरी लिखी है 2 लाइनें, और ये डायग्राम जो है ये इन केस ऑफ नॉन आयनिक है, ठीक है। जब हम अब करेंगे सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, ये तो पूरी लैटिस साइट वैकेंट हो गई। जब यहाँ पर होगा सम cations and anions are missing, some cations and anions are missing, और सम भी नहीं कह सकते, इक्वल नंबर ऑफ cations anions होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कटायन, ये आयनिक की बात हो रही है यहाँ पर, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायंस आर मिसिंग इस वाले केस में, ठीक है। बाकी डेंसिटी तो यही है, डिक्रीज करेगी डेंसिटी सिस्टम की, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मान लो कि कोई सिस्टम हमारा बनाया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से मान लो बना हुआ है सिस्टम पूरा हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो जब हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिसिंग हो जाएगा, मान लो ये मिसिंग हो गया, यहाँ पे वैकेंट साइट हो गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव मिसिंग हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा, सिस्टम की डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी ना। पहले जो हमारे जितना मास था एक वॉल्यूम में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वो डेंसिटी होती है हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब पर्टिकुलर वॉल्यूम में कोई मास था
ठीक है। अब वहाँ से दो चीज़ मिसिंग हो गई हैं तो क्या डेंसिटी बढ़ेगी? वो तो श्योर है डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। जब वहाँ से कुछ मास ही निकल चुका है तो डेंसिटी तो डिक्रीज़ ही होनी है, ठीक है। ओके, तो डेंसिटी हो गई डिक्रीज़ यहाँ पर। तो ये बात तो हो गई हमारे आयनिक सॉलिड्स के लिए, और नॉन आयनिक के लिए हो गया था वैकेंसी वाली बात। सिर्फ कटायन और अनायन का फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायन मिसिंग होंगे तो शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाएगा, और जब कोई साइट मिसिंग हो जाएंगी तो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम इसमें एग्जाम्पल में कि KCl NaCl आयनिक सॉलिड्स है ना, ये AgBr एंड CHCl, ये होते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स शॉर्टकी डिफेक्ट या फिर वैकेंसी डिफेक्ट की, ठीक है। वैसे तो ये आयनिक सॉलिड्स हैं सारे, तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? शॉर्टकी डिफेक्ट के। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसको हम वॉइड भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल या वॉइड या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट। इनमें क्या डिफरेंस होगा ये देखते हैं। जैसे हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट में था, इसमें भी यही होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट हमारे किसके लिए है? आयनिक सॉलिड्स के लिए है। ये आयनिक के लिए होता है हमारा, और ये नॉन आयनिक के लिए होता है, ठीक है। इसकी बात लिखते हैं, इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे। देखो, उसमें तो हो रहा था हमारा मिसिंग, इसमें क्या होगा? हमारा ऐड हो जाएगा सम मॉलिक्यूल्स और एटम, some molecules or atoms occupy interstitial sites, interstitial site, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इंक्रीज इन डेंसिटी, उसमें तो डिक्रीज हो रहा था, शॉर्टकी में इसमें इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा ना तो मास बढ़ जाएगा, दैट मीन्स डेंसिटी तो बढ़नी है हमारी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे या कुछ एटम्स हमारे इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे हमारा ये क्रिस्टल सिस्टम है पूरा, ठीक है, ये बना हुआ है। तो अगर बीच में यहाँ पे कोई भी आ गया मॉलिक्यूल तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। इसी में अगर फ्रैंकल डिफेक्ट को हमें करना है तो आयनिक के लिए हम क्या करेंगे? सम कटायंस आर मिसिंग, कटायन कह लो या अनायन कह लो, सम कटायंस आर मिसिंग एंड occupy इंटरस्टिशियल साइट। उस क्रिस्टल सिस्टम से तो बाहर निकल जाएंगे सम कटायंस जो हैं हमारे, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से फिर से बनाते हैं इसको हम। तो अगर हमारा कोई कटायन यहाँ से हट गया, यहाँ पर तो वैकेंट साइट हो गई, और एक यहाँ पे आ गया, बीच में किसी सिस्टम में आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट। ये साइट मिसिंग हो गई है यहाँ पर और ये इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, इसमें डेंसिटी वैसे तो इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, इंक्रीज़ तब होती अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा आता, ठीक है। इस वाले केस में ध्यान रखो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में तो हमारी डेंसिटी बढ़ रही थी क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहे थे कुछ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ठीक है, इस वजह से मास बढ़ रहा था और हमारी डेंसिटी बढ़ रही थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, कटायंस जो मिसिंग हुए हैं ना, वही हमारे इंटरस्टिशियल साइट के अंदर है। तो ओवरऑल सिस्टम में ना तो कुछ बाहर से ऐड हुआ है, ना ही कुछ गया है। तो ये जो पॉजिटिव आया है कटायन, ये यही वाला कटायन तो है,
तो क्या डेंसिटी पे कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो सेम ही हो गया ना, यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, बात तो एक ही है। तो इसमें लिखेंगे हम नो चेंज इन डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रहती है अनचेंज, ठीक है, नो चेंज इन डेंसिटी। और ये इम्पोर्टेंट होती है बात, इसमें ना इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ कि हमारी डेंसिटी किस में बढ़ रही है किस में नहीं बढ़ रही है, ये हमेशा हमसे गड़बड़ हो जाती है। तो इसको ध्यान रखना कि ये इस वाले केस में जो है हमारी डेंसिटी अनचेंज रहती है फ्रैंकल डिफेक्ट में, ठीक है। ओके, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं अब हम। फॉर एग्जाम्पल लिख लो ZNS AGBR। अच्छा, इसमें AGBR है, पहले वाले में भी AGBR था, तो वो दोनों में होता है, ठीक है, दोनों डिफेक्ट देखने को मिलते हैं उसमें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है हमारा कि कौन सा ऐसा हमारा आयनिक सॉलिड है जिसमें दोनों डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, फ्रैंकल भी और शॉर्ट के डिफेक्ट भी, तो वो हमारा होगा AGBR, ठीक है। AGBR, AGCL या फिर AGI और ZNS, ये होते हैं हमारे इसके एग्जाम्पल।